आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। तो भूगोल की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भूगोल जो है भू प्लस गोल से मिलकर बना है। भू का अर्थ है पृथ्वी, गोल का अर्थ है आकार जो है उसका, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भूगोल की बात आती है तो भूगोल के इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो अभी तक कई से इसके शोध जो है ब्रह्मांड में अभी तक नहीं हुए हैं। तो बात आती है भूगोल की, तो कहा जाता है कि भूगोल विषय के अंतर्गत स्थल आते हैं, महासागर आते हैं, नदियाँ आते हैं, पहाड़ आते हैं, आकाशीय पिंड आते हैं, ब्रह्मांड आते हैं। एक तरीके से भूगोल की बात आती है तो भू पृथ्वी गोल से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कहते हैं भूगोल। भूगोल में अनसुलझी कहानियाँ अनेकों हैं जो ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात नहीं हुई हैं। भूगोल का ही एक भाग माना जाता है जिससे संपूर्ण जीवन आज अस्तित्व में है। बात आती है अब ज्योग्राफी शब्द। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी शब्द कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान, जो यूनान के विद्वान थे वो बहुत महान माने जाते हैं, और हेरोस्ट्राटस जो थे उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। हेरोस्ट्राटस ने ही इसे व्यवस्थित भूगोल का क्रम, जैसे व्यवस्थित का अर्थ है पहले आता है आपका, कहा जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उसी अनुसार काल क्रम के अनुसार उसे व्यवस्थित क्रम दिया गया, तो उसके भी जनक माने जाते हैं, किसे हेरोस्ट्राटस को माना जाता है। और कहा जाता है भूगोल के जनक जो, अगर भूगोल के जनक की बात करेगा तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। जो हिकेटियस जो आपके वैज्ञानिक हैं जिन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। अब बात आती है आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हेवोल्ट जो हैं उन्हें माना जाता है। इसी अनुसार ये प्रक्रिया आगे चली। तो कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगर ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया तो हेरोस्ट्राटस ने किया। ज्योग्राफी को व्यवस्थित क्रम किसने दिया तो हेरोस्ट्राटस ने दिया। और भूगोल के जनक जो हैं वो हिकेटियस हैं। और कहा जाता है आधुनिक भूगोल के संस्थापक जो हैं वो अलेक्जेंडर वॉन हेवोल्ट हैं। इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। अब इसी क्रम में हम आगे आपका भूगोल पढ़ेंगे, और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले भारत के भूगोल की बात आती है तो भारत का भूगोल होने से पहले विश्व के भूगोल की बात करते हैं। तो विश्व का भूगोल अगर देखा जाए तो विश्व का भूगोल इस तरीके से है, जैसे आपका बात करते हैं एशिया है, ऑस्ट्रेलिया एशिया में भारत पड़ता है। तो भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो दक्षिण एशिया में हिंद महासागर से ऊपर वाली स्थिति में भारत आता है। और भारत अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। जनसंख्या में पहले चीन है। तो बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो 4.3 मतलब 2.4% है कुल क्षेत्रफल का। अगर देखा जाए पूरे विश्व के क्षेत्रफल का अगर भारत की स्थिति आती है, कई बार ये पूछा गया है कि कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल का जो कई बार पेपर में भी आता है कि 2.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 17.5% कुल विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति, पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है क्षेत्रफल में। तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अब बात आती है चौथे स्थान पर चीन है क्षेत्रफल में, और 5वें स्थान पर ब्राजील है, और 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है,
ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और उसके क्षेत्रफल के बराबर भारत का क्षेत्रफल है। अब हम इससे थोड़ा अधिक पढ़ते हैं तो देखते हैं, अगर भारत के बाद अर्जेंटीना है जो आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, कजाकिस्तान 9वें स्थान पर, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है, 9वें स्थान पर कजाकिस्तान है और 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। ये क्षेत्रफल की अब बात आती है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण जो है, तो कई बार पूछा गया है कि भारत की स्थिति, भारत उत्तर से और दक्षिण तक देखा जाए, भारत उत्तर से दक्षिण तक कितने पर पड़ता है, तो 32-14 किलोमीटर लंबाई है और यह 29-33 किलोमीटर है। ये भारत की स्थिति है। कई बार ये पूछा भी गया पेपर में और कई बार ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये आपकी पूरब से, पर ये पश्चिम से पूरब में है और ये उत्तर से दक्षिण में है। बात आती है, अब बात आती है कि भारत का हिस्सा कहाँ कैसे क्या है। तो कहा जाता है 78,114 मतलब 78,114 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका चीन के पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया। चीन के पास कितना है, कई बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चीन के पास कितना है। चीन के पास पूछा जाता है, कई बार आया है 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत के पास, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से आइस चीन, और इसे हम लोग कहते हैं पीओके। पीओके जो है उस पीओके बोलते हैं लोग। पीओके जो है ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, कई बार बोला लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें पीओके पड़ता है, पीओके। और ये आइस चीन है जिसका क्षेत्रफल है 37,555 और ये है 78,114 वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें पाकिस्तान ने चीन को जो दिया है वो 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दे दिया है। अब बात आती है भारत के नक्शे की स्थिति है। इसमें अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण कितना है तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम से पूरब में अगर देखा जाए तो 3,214 किलोमीटर है, और अगर इधर से देखा जाए तो 29,333 किलोमीटर है। ये कई बार पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाता है। कुल क्षेत्रफल का जो है वो आपका 2.1% है पूरे विश्व का। जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जनसंख्या में पड़ता है 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात आती है बंगाल की खाड़ी जो है वो इस एरिया में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और उसके बाद नीचे जो है वो आपका हिंद महासागर है, और उसके बाद अगर बात करते हैं इस एरिया में हम लोग, बात आती है ये हिस्सा जो है वो अरब सागर का है, और ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस हिस्से में अरब सागर है। और इससे पहले हम लोग वर्तमान में बात करते हैं भारत में कितने राज्य क्या है। तो बात आती है 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में आपके 29 राज्य और 29 स्टेट थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर को जब हटाया गया यहाँ से तो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, JNK और लद्दाख। JNK और लद्दाख 2 बनाए गए थे और 2 हुए तो टोटल कितने हो गए आपके केंद्र शासित 9। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये आपके स्टेट हैं और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात आती है 26 जनवरी, यहाँ लिखें लोग 26 जनवरी 2020 के बाद दादर नगर हवेली और दमन दीप एक हो गया। इससे क्या हुआ, 2 थे जब एक हो गया तो 28 राज्य और 1 हट गया, तो जब 1 हटा
उसमें से 2 एक हो गए, तो एक हट के उसके साथ मिल गया। तो अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि कर्क रेखा की जो स्थिति है। कर्क रेखा कैसी रेखा है? तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बारे में जैसे हम आपको एक बार बताते हैं, देखिए आप, जैसे ये है आपका ग्लोब, जैसे ग्लोब है, ग्लोब में बात आती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ये है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को जीरो अक्षांश कहते हैं। और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये जीरो अक्षांश रेखा इसे कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपरी वाले भाग में 23.5 अंश, उत्तरी कहेंगे 23.5 अंश या 23 डिग्री 30 मिनट पर हमारे उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है वो हमारी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लिखा भी है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये कई बार पूछा जाता है। और कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है, जब सूर्य होता है तो वह डेट होती है 21 जून, मतलब 21 जून आने वाला है। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है और जिसकी थीम जैव विविधता दिवस पर है। और ये कहा जाता है, इसे आप याद रखना। और बात आती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। और जिस गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वह दूसरे गोलार्ध का, जैसे हम बात करें ये मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर है। अगर सबसे बड़ा दिन 21 जून इधर का है तो 21 जून इधर का सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है इधर का, तो 22 दिसंबर इधर का सबसे छोटा दिन है। ये बात आप याद रखिए। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिससे उत्तरायण या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होती है। और सूर्य लंबवत जो होता है वो कर्क रेखा पर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए भारत में जो मानसून है वो जून में सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। बात आती, देखते हैं हम। कहा जाता है उत्तरी, अगर आपसे पूछेगा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ प्रमुख शहर भी हैं जो पड़ते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि जून के महीने में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो जून के महीने में सबसे बड़ा दिन दिल्ली में होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है जून का सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो जून का सबसे बड़ा दिन दिल्ली में होता है। तो क्यों, कारण क्या है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अब बात आती है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ता है? तो सबसे पहला राज्य पड़ता है गुजरात पड़ता है भारत में। सबसे पहले राज्य भी पूछ सकता है कि भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? सबसे पहले प्रवेश करती है गुजरात में। और शहर जो पड़ता है वो अहमदाबाद पड़ता है। दूसरा राज्य बात करते हैं तो दूसरा राजस्थान है। और राजस्थान में शहर का नाम कन्फर्म नहीं किया गया। और बात आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तीसरा पड़ता है, जिसमें मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो लगभग कर्क रेखा की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है। फिर उसके बाद पड़ता है झारखंड, और झारखंड का जो शहर रांची है, झारखंड की राजधानी भी रांची है। और ये कहा जाता है कि रांची जो है वो कर्क रेखा की सीमा से लगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा इसमें नाम लेगा और आपसे वो पूछेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा का शहर पड़ता है अगरतला। अगरतला जो है तो वो किससे लगा हुआ है? तो वो लगा हुआ है कर्क रेखा की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम, मिजोरम शहर जो है, मिजोरम राज्य है, उससे भी कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य हैं, जैसे नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 एमपी, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ये 8 शहरों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसे आप याद रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। कई बार ये पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो जैसे वो 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन इस टाइप का है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देगा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है,
तो नहीं वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले दिया जाएगा गुजरात, गुजरात दिया जाएगा, मध्य प्रदेश दिया जाएगा, और नंबर 2 नंबर 3 दिया जाएगा आपका छत्तीसगढ़ दिया जाएगा, और फिर चौथा ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब वो पूछा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, तो हाँ हो गया। नहीं वाला पूछ सकता है किस राज्य से गुजरती है, तो जैसे ऑप्शन दे देगा आपको पहला दिल्ली दे देगा, दिल्ली दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका JNK दे देगा, JNK दे देगा, तीसरा दे देगा आपका केरल दे देगा, इस तरीके से देता है वो, और चौथा दे देगा वो आपका MP। तो कहाँ से गुजरती है रेखा, MP से गुजरती, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपका देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन को हम पढ़ते चलेंगे। पर अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जो दूरस्थ बिंदु हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत के दूरस्थ अगर बिंदु की बात करते हैं तो 4 हैं। एक जो है वो थोड़ा डाउट में रहता है, कभी कभार 2 तरीके से पूछ लेता है, जैसे दक्षिणी बिंदु पूछता है। तो दक्षिणी पृष्ठभूमि पर अगर देखते हैं तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जो है वो पड़ता है हमारा क्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। ये मोस्ट, अगर बात करें हम लोग मुख्य भूमि पृष्ठ पर अगर बात करते हैं तो जो पड़ता है वो है हमारा कन्याकुमारी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो हमारा दक्षिणम बिंदु जिसे माना जाता है पृष्ठभूमि के अतिरिक्त जो माना गया है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम, इस पॉइंट को पहले किस नाम से जानते थे, इस पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। जब राजीव गांधी यहाँ पर घूमने गए तो इन्होंने अपनी माता के नाम पर ही इसका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट, और इसीलिए ऊपरी को इंदिरा कॉल कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश उत्तरी सीमा पर है, सियाचिन जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो यहाँ पर है। और जो आपका दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ये जो है नीचे की स्थिति है, और यहाँ पर जो है वो आपका ऊपर जो है अंडमान और ये निकोबार है। ये बृहद निकोबार जो है वहाँ पर दक्षिणम बिंदु पड़ता है, जिससे नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट, जिससे ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इसका पहले नाम था जो पिगमिलियन पॉइंट था। ये अगर बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो आपसे ये पूछ सकता है कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिणी बिंदु अगर बात करते हैं तो दक्षिणम बिंदु जो अगर वो पूछे तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार में है। और पृष्ठभूमि पर जब पूछेगा तो वो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो उत्तरी पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा कॉल के नाम जानता है। सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दो अलग अलग हो गए हैं, जैसे इस हिस्से को लद्दाख कहा जाता है, इस हिस्से को जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश माने गए। लेकिन अगर सबसे उत्तरी राज्य पूछे तो सबसे उत्तरी राज्य जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। राज्य जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बने हैं। तो अगर आपसे उत्तरी राज्य पूछे तो आप हिमाचल प्रदेश लगाएंगे, उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप जम्मू लगाएंगे, और लद्दाख जो है वो इस हिस्से को कहा जाता है। अब बात आती है पूर्वी बिंदु, जिसे पिवथु के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्योदय जो है वो सबसे पहले कहाँ देखा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। अब बात आती है उत्तरी, उत्तरी जो है वो सौराष्ट्र महाराष्ट्र में पड़ता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए। और अगर बात करें पश्चिमी, जिसे गौर
मोता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। इन बिंदुओं की बात हो गई तो इन्हें आप याद रखना। पश्चिमी गौर मोता या गुहार मोती गुजरात में अवस्थित है, पूर्व में किर्थू अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण में पृष्ठभूमि पर कन्याकुमारी है, और इसे कुमोरियन के नाम से भी जाना जाता है इस बिंदु को। यह आपके तीनों सागर यहाँ पर मिलते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यहाँ पर मिलान होता है। यहीं पर पाक स्टेट है। पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है, वो इस हिस्से में पड़ती है। पाक स्टेट भारत श्रीलंका को अलग करती है। अब बात आती है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखाएं वो कैसे निर्धारित होती हैं? किसी भी देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा को उस देश का प्रमाणित समय माना जाता है। जैसे भारत का जो प्रमाणित समय है, जैसे पूर्व में इलाहाबाद है, वर्तमान में प्रयागराज के नैनी से लिया गया, जो मध्यवर्ती देशांतर है जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो GMT से 5.5 घंटा आगे है, वो कहाँ से लिया गया? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद में नैनी से लिया गया, जो आपके GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो इसकी बात करते हैं, इसे समझते हैं कैसे क्या है। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है वो कहाँ से कैसे गुजरती है? ये मिर्जापुर से होते हुए और इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और ये कहा जाता है 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो अंत में है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से होती है। लेकिन जो भारत का मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री 30 देशांतर को माना गया है। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। और जो GMT से 5.5 घंटा आगे है, GMT से 5.5 घंटा आगे है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। GMT 5.5 घंटा क्या है? GMT जो रेखा है वो 0 देशांतर पे है, और ये जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, मतलब। और याद रखना एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 82 सही, तो यहाँ पर 82 सही 1/2 लिख देंगे, तो यहाँ नीचे 60 मिनट है, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 165/2 और गुणा 4, तो ये भाग जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 330 मिनट, और 330 मिनट का अर्थ होता है कितना? 5.5 घंटा आगे है। और ये बात आप याद रखना, भारतीय मानक समय कहाँ लिया गया है, कितने राज्यों से गुजरता है, GMT से कितने आगे, 5.5 घंटा आगे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे तो समय का विस्तार अच्छे से समझाएंगे। और याद रखें, हम लोग जैसे ग्लोब पर स्थिति बात करते हैं, तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो ये 0 देशांतर रेखा, इसे प्रधान मध्यांश रेखा माना जाता है, जिसे GMT के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इधर बढ़ते हैं इसे, तो इधर समय प्लस होता है, और इधर जाएंगे तो इधर समय माइनस होता है। GMT 5.5 घंटा, और भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और जितनी देशांतर रेखाएं सभी बराबर हैं, लेकिन समांतर दूरी पर नहीं है। जब हम आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो आपको इसकी जानकारी विस्तृत रूप पर देंगे। तो याद रखना, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, GMT 5.5 घंटा आगे। भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। भारतीय मानक समय को क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद के नैनी की झील के तल से लिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और याद रखना कि GMT से कैसे, वो हमने आपको अभी बताया, यहाँ से बताया। GMT 5.5 घंटा, जो 82 डिग्री, या वो ये भी पूछ सकता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय लिया गया है। ये बात आपको समझ में आई होगी, दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। और वो आप याद रखना कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। और अब हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
जरूर करें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।